नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अनलर्निंग पाठशाला के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज से जो रजिस्ट्रेशन है, ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग जो है आरआरबी जेई की, वो स्टार्ट हो गई है। और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आपको ध्यान रखते हुए फॉर्म को फिल करना है। आपकी एक गलती आपके फॉर्म को रिजेक्ट कर सकती है, तो जल्दबाजी ना करें बिल्कुल भी। आज फॉर्म ओपन हुए हैं, कुछ दिन का समय लो, अपने एंड पे रिसर्च करो, कुछ मेरे साथ जुड़ के मेरे जो वीडियो बना रहा हूं उनसे थोड़ी सी नॉलेज लो, बाकी यूट्यूब चैनल्स को देखो और लास्ट में एक परफेक्ट अपनी चॉइस वगैरह बना के, जोन परफेक्ट जोन चुन के अपने लिए एक परफेक्ट अपनी चॉइस बना करके प्रेफरेंस के लिए उन सबको ठीक से एनालाइज करके तब अपना फॉर्म आपको फिल करना है। ठीक है, ताकि गलती के बिल्कुल भी आसार ना रहे और आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो। मैं कोशिश करूंगा एक आपकी फॉर्म फिलिंग की वीडियो बनाऊंगा, अपना फॉर्म फिल करके दिखाऊंगा ताकि आपकी कोई गलती ना रहे। ठीक है, ये वीडियो जो रहने वाली है ये मेनली रहने वाली है पोस्ट प्रेफरेंस को लेकर। तो इस वीडियो से अगर आप लास्ट तक जुड़े रहोगे तो पोस्ट प्रेफरेंस को लेकर आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और पोस्ट प्रेफरेंस आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा कि किसको आपको ऊपर फिल करना है और किस पोस्ट को आपको नीचे फिल करना है। ठीक है, उसके अलावा जो लास्ट वीडियो मैंने डाली थी उस पे आप लोगों का काफी अच्छा रिस्पांस आया और आप लोगों के बहुत सारे सवाल आए, मेरे को पर्सनली मैसेज भी आया इंस्टाग्राम पे और नीचे कमेंट्स में भी बहुत सारे आपके सवाल आए। मैं एक एक करके वो सवाल भी लूंगा। ठीक है, जैसे सर्टिफिकेट का इशू हो गया, या कौन सा जोन सिलेक्ट करें, या लेटरल एंट्री वाले जो बच्चे हैं वो एलिजिबल है या नहीं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स का, अगर हम सीएस के बच्चे हैं कंप्यूटर साइंस के, वो इलेक्ट्रॉनिक्स से फॉर्म फिल कर रहे हैं तो हमारा कंप्यूटर साइंस का सिलेबस आएगा इलेक्ट्रॉनिक्स का। ऐसे बहुत सारे डाउट्स हैं। ठीक है, तो मैं 3-4 इस वीडियो के अंदर डाउट्स क्लियर कर दूंगा। बाकी पहले बात कर लेते हैं पोस्ट प्रेफरेंस की, लेकिन लास्ट तक आपको जुड़े रहना है, खासकर जो सर्टिफिकेट को लेकर ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का उसके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन लास्ट में। ठीक है, तो चलिए पोस्ट प्रेफरेंस स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं पोस्ट प्रेफरेंस की। पोस्ट प्रेफरेंस के अंदर आपको ज्यादा परेशान नहीं होना है। पोस्ट प्रेफरेंस इस वीडियो को देखने के बाद आपके लिए बहुत सिंपलीफाई हो जाएगी, आप सिंपली पोस्ट प्रेफरेंस को फिल कर पाओगे। उसके बाद भी कोई दिक्कत आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, पर एक चीज समझ लो कि जरूरी नहीं है कि मान लो सीबीटी 2 के अंदर आपकी पहली प्रेफरेंस जो है उसकी जितनी कट ऑफ गई, आपके मार्क्स उससे ज्यादा बन रहे हैं, तब भी चांसेस है कि आपको वो पोस्ट नहीं मिलेगी। क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं, सीबीटी 1 भी काम करता है, सीबीटी 2 भी काम करता है, और हर एक पोस्ट की अलग अलग कट ऑफ जाती है। तो इसकी वजह से फर्क पड़ता है। इस चीज को एक छोटे से एग्जांपल से समझो। मान लो कि आपने सीबीटी 1 का एग्जाम दिया, सीबीटी 1 का। ठीक है, अब सीबीटी 1 में आपके मान लो 62 मार्क्स बने। अब मैं दो पोस्ट लेके चल रहा हूँ सीबीटी 1 के लिए, तीन पोस्ट। सीबीटी 1 में मान लो एक ट्रैक मशीन की पोस्ट है, एक वर्कशॉप की पोस्ट है, एक डीजल सेट की पोस्ट है। ठीक है, डीजल ट्रैक मशीन की कट ऑफ गई हमारी 63, इसकी गई 64 और इसकी गई 60। तो आपने किसकी कट ऑफ क्लियर करी? सिर्फ और सिर्फ डीजल सेट की। इन दोनों की कट ऑफ को आपने नहीं क्लियर किया। अब आपने सीबीटी 2 का एग्जाम दिया, क्योंकि आपने एक कट ऑफ क्लियर की है तो आप सीबीटी 2 के लिए एलिजिबल हो गए। ठीक है, अब सीबीटी 2 में मान लो आपके मार्क्स बन रहे हैं 77 और ट्रैक मशीन की कट ऑफ चली गई हमारी 75, वर्कशॉप की कट ऑफ चली गई हमारी 76 और डीजल सेट की कट ऑफ चली गई हमारी मान लो 76 ही मान लो। अब देखो, आपने तीनों की कट ऑफ को क्लियर कर दिया क्योंकि 77 मार्क्स है आपके, लेकिन फिर भी आपको सिर्फ डीजल साइड मिलेगी। क्यों? क्योंकि इन दोनों के ऊपर आप एलिजिबल ही नहीं हो। क्यों एलिजिबल नहीं हो? क्योंकि सीबीटी 1 में आपने इन दोनों की कट ऑफ को ही क्लियर नहीं किया, तो आपकी इन दोनों पोस्ट पे से जो एलिजिबिलिटी है वो सीबीटी 1 में ही खत्म हो गई। आप सिर्फ इसी पोस्ट के लिए एलिजिबल रहे, तो सिर्फ और सिर्फ आपको ये पोस्ट मिलेगी, ये दोनों पोस्ट में से नहीं मिलेगी। कायदे से मिलनी क्या चाहिए? जो सबसे ऊपर होगी इसके अंदर पोस्ट प्रेफरेंस में वो मिलनी चाहिए, लेकिन नहीं मिलेगी, आपको ये मिलेगी। आई होप छोटा सा यहाँ पे आइडिया हो गया होगा। बाकी धीरे धीरे चीजें आपको समझ आने लगेंगी। बात करते हैं पोस्ट प्रेफरेंस की, ध्यान से समझना, लास्ट तक आते आते आपके लिए पोस्ट प्रेफरेंस बहुत इजी हो जाएगा। और मैं सबके लिए बता भी दूंगा इलेक्ट्रिकल के लिए क्या रहना चाहिए, मैकेनिकल के लिए क्या रहना चाहिए, सिविल के लिए क्या रहना चाहिए। ठीक है, चलो। तो आपने नोटिफिकेशन के अंदर अभी तक देख लिया होगा, इलेक्ट्रिकल के अंदर जो है 6 कैटेगरी की वैकेंसीज है, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर, जिसके डिजाइन एंड ड्राइंग आ गया, प्रोडक्शन यूनिट आ गई, आर&डी आ गया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जनरल सर्विसेज आ गया, ईएमयू एंड टीआरएस आ गया, टीआरडी आ गया, वर्कशॉप आ गया। ठीक है, और इसको मैकेनिकल वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, दोनों ब्रांच के स्टूडेंट्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखना आप, जनरल सर्विसेज जो है और टीआरडी जो है और टीआरएस जो है, ये कोर इलेक्ट्रिकल के डिपार्टमेंट है तीनों। बाकी जो डिजाइन एंड ड्राइंग, प्रोडक्शन यूनिट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, वर्कशॉप जो है, ये आपको हर ब्रांच के लिए मिल जाएगा, चाहे वो इलेक्ट्रिकल हो, चाहे मैकेनिकल हो, चाहे वो सिविल हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स हो। ठीक है, इसी तरह से अगर देखो सिविल के देखेंगे हम, तो सिविल की 6 कैटेगरी में पोस्ट आई है, 9 से लेकर के 10, 11, 12, 13, 14। ठीक है, किस किस डिपार्टमेंट में? वही देखो सेम डिपार्टमेंट आ गया, प्रोडक्शन यूनिट, डिजाइन एंड ड्राइंग, वर्कशॉप, आर&डी, ये सब में कॉमन रहेगा। इसके अलावा कोर जो सिविल के रहेंगे वो कौन कौन से हो गए? एक तो पीवे एंड ब्रिज हो गया, और एक हमारा कौन सा हो गया? यही है, बाकी तो वही सब है। ठीक है, इसकी क्वालिफिकेशन जो रहेगी वो सिविल इंजीनियरिंग रहेगी।
और यहाँ पे देखो मेडिकल स्टैंडर्ड को भूल जाओ अभी, ठीक है। मेडिकल स्टैंडर्ड से कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपकी पोस्ट प्रेफरेंस के ऊपर, ये आपको मैं समझा दूंगा कभी दोबारा जब मैं मेडिकल के ऊपर वीडियो लेकर आऊंगा, ठीक है। तो अभी इसको परेशान नहीं होना है, बस जैसे मैं बता रहा हूँ आपको उस चीज को ध्यान से सुनते रहो और आप आराम से पोस्ट प्रेफरेंस अपनी फिल कर पाओगे। अब एक पोस्ट होती है ट्रैक मशीन की, ये लिखी तो इंजीनियरिंग के डिपार्टमेंट में, इंजीनियरिंग का डिपार्टमेंट सिविल का डिपार्टमेंट माना जाता है रेलवे में, लेकिन इसके अंदर एलिजिबल कौन है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, ऑटोमोबाइल, ये सब जो स्टूडेंट्स है वो एलिजिबल है, ठीक है। सबसे बेकार पोस्ट होती है, सबसे लास्ट में इसको पोस्ट प्रेफरेंस में हम रखेंगे। अब देखते हैं मैकेनिकल की देखो ये सारी पोस्ट जो है मैकेनिकल की 16 कैटेगरी नंबर 17 18 19 20 21 22 23 24 25, ठीक है। इसके अंदर एक सीएमटी की पोस्ट है, मतलब केमिकल एंड मेटलर्जिकल असिस्टेंट की ये, और इसके अंदर आपको बीएससी चाहिए फिजिक्स एंड केमिस्ट्री विद 45% मार्क्स, ठीक है। बाकी सारी की सारी आपको क्या चाहिए, अपना जो है बीटेक या डिप्लोमा चाहिए मैकेनिकल के अंदर या फिर इलेक्ट्रिकल के अंदर। इलेक्ट्रिकल वाले भी भर सकते हैं और इसको इलेक्ट्रॉनिक्स वाले भी फिल कर सकते हैं। क्लियर हुआ। इसके अंदर भी देखो सेम वही डिपार्टमेंट आ रहे हैं, प्रोडक्शन यूनिट हो गया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो गया, वर्कशॉप हो गई और डिजाइन एंड ड्राइंग हो गया। तो ये 4 डिपार्टमेंट सब में कॉमन है। बाकी मैकेनिकल के जो कोर डिपार्टमेंट है वो है सी एन डब्ल्यू, ठीक है, ये रहा कैरिज एंड वैगन, और डीजल साइड हो गया, पावर हो गया, ये कोर डिपार्टमेंट हो गया मैकेनिकल की। इसके अलावा मैकेनिकल की 2 लेवल 7 की पोस्ट भी आई है जो कि सिर्फ और सिर्फ गोरखपुर के अंदर है। तो अगर आप गोरखपुर से अप्लाई कर रहे हो तो ही आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। आप लेवल 6 के लिए भी एलिजिबल होगे और लेवल 7 के लिए भी, सिर्फ और सिर्फ आरआरबी गोरखपुर से जो बच्चे फॉर्म फिल कर रहे हैं, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट के अंदर देखो, इसके अंदर भी 6 कैटेगरी में पोस्ट आई है इलेक्ट्रॉनिक्स में, एसएनटी की, मतलब एसएनटी डिपार्टमेंट है, सिग्नल एंड टेलीकॉम। इसमें भी वही सब देखो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, वर्कशॉप, प्रोडक्शन यूनिट, डिजाइन एंड ड्राइंग, सबके अंदर कॉमन है ये चीज, ठीक है। बाकी कोर डिपार्टमेंट हो गया इसके टेलीकम्युनिकेशन और सिग्नल। क्लियर हुआ। इसके अंदर कौन भर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल के बच्चे भर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के बच्चे भर सकते हैं, आईटी कंप्यूटर ये सब बच्चे इसके अंदर फॉर्म को फिल कर सकते हैं, ठीक है। अब ध्यान रखना, यहाँ पे एक सवाल बच्चों का बहुत आ रहा है कि सर हमारे पास कंप्यूटर साइंस है, तो हम अगर इलेक्ट्रॉनिक्स का फॉर्म फिल कर रहे हैं, इस वाली ब्रांच के लिए डाल रहे हैं, तो हमें सिलेबस में इलेक्ट्रॉनिक्स का सिलेबस पढ़ना पड़ेगा? बिल्कुल पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि कंप्यूटर का सिलेबस नहीं आएगा, आपको इलेक्ट्रॉनिक्स का ही सिलेबस पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और अगर मान लो इलेक्ट्रिकल का बच्चा मैकेनिकल की ब्रांच भर रहा है, तो ऐसा नहीं है उसका मैकेनिकल का सिलेबस आने लग जाएगा, उसका सिलेबस इलेक्ट्रिकल का ही आएगा। क्लियर हुआ। अब एक आती है पोस्ट डिपोट मटेरियल सुपरिटेंडेंट, जो कि सबसे बढ़िया पोस्ट है, इसको हम प्रेफरेंस 1 देंगे, चाहे आप सिविल के हो, चाहे इलेक्ट्रिकल के, चाहे मैकेनिकल के। इसके अंदर कोई ब्रांच से फर्क नहीं पड़ेगा, अगर आपकी इंजीनियरिंग है, डिप्लोमा है, बीटेक है, तो आप इसको फिल कर सकते हैं और ये पहले नंबर पे रखना, काफी अच्छी पोस्ट है, ठीक है। अब इन चीजों के अंदर आपने देखा होगा कि 4 डिपार्टमेंट जो है सबके अंदर कॉमन आ रहे हैं, कॉमन, ठीक है। अगर किसी को कोई डाउट आएगा तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछना, मैं रिप्लाई करूंगा। बाकी मैं कोशिश कर रहा हूं अपनी तरफ से कि आपको अच्छे से क्लियर कर सकूं। डिजाइन एंड ड्राइंग, वर्कशॉप, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन यूनिट, ये डिपार्टमेंट आपने देखा सबके अंदर आए, चाहे वो इलेक्ट्रिकल है, चाहे मैकेनिकल, चाहे सिविल, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, सबके अंदर आए। और यही सबसे ऊपर हमें फिल करने हैं, यही सबसे अच्छी पोस्ट होती है। उसके बाद आपको अपनी कोर ब्रांच की पोस्ट को भरना है, ठीक है। तो ध्यान रखना, डिजाइन ड्राइंग, वर्कशॉप, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, प्रोडक्शन यूनिट, इनके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं और इन्हीं पोस्ट को हमें सबसे ऊपर भरना है। अभी मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, मैं बाद में वीडियोस बनाऊंगा इन डिपार्टमेंट वगैरह को लेकर, अच्छे से आपको समझाऊंगा क्या क्या होता है इनमें। अभी आप छोटा छोटा ओवरव्यू ले लो ताकि आप पोस्ट प्रेफरेंस अच्छे से फिल कर सको। डिजाइन ड्राइंग के अंदर होता है क्या, फिक्स टाइमिंग होती है इसके अंदर, आपकी जॉब की टाइमिंग फिक्स रहेगी इसके अंदर, आपकी 10 to 5 मतलब जॉब रहेगी, वही फिक्स टाइमिंग है तो 10 to 5 लगभग जॉब रहेगी, या कोई और टाइम होगा तो फिक्स टाइम रहेगा, आपको उसी टाइम पे जाना है, उसी टाइम पे आना है, ठीक है। 24 घंटे की ड्यूटी नहीं है, अलग अलग शिफ्ट में ड्यूटी इसके अंदर नहीं लगती है। ड्राइंग इसके अंदर क्या होता है कि आपका कोई मतलब जो इक्विपमेंट्स वगैरह होते हैं रेलवे के अंदर, अगर हम किसी कंपनी को उसका टेंडर वगैरह दे रहे हैं, बनाने के लिए दे रहे हैं, तो उसकी ड्राइंग्स वगैरह बनाते हैं इस डिपार्टमेंट में, ठीक है, उसकी ड्राइंग बनाते हैं। सॉफ्टवेयर होता है, कैड का सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, और भी कई सारे सॉफ्टवेयर होते हैं, तो उस चीज की ड्राइंग बनाते हैं जो आपने इंजीनियरिंग ड्राइंग अपना फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, वही चीज है ये, ठीक है। फिर आता है वर्कशॉप, वर्कशॉप में भी फिक्स टाइमिंग होती है जॉब की, सबसे अच्छी चीज होती है फिक्स टाइमिंग होना, वरना अगर आप देखोगे, अभी और पोस्ट बताऊंगा जिसके अंदर ड्यूटी चेंज होती रहती है, कभी 8 घंटे रात में लग रही है, कभी दिन में लग रही है, ठीक है। तो वर्कशॉप के अंदर क्या है, इसमें भी आपकी फिक्स टाइमिंग रहती है। दूसरी चीज, सबसे बड़ा फायदा जो है वर्कशॉप का, इसके अंदर आपको इंसेंटिव मिलता है। आप इसके अंदर एक अच्छा खासा इंसेंटिव बना सकते हो, अगर आप अपना काम टाइम से पहले खत्म कर रहे हो, जल्दी कर रहे हो, या फिर ओवर टाइम कर रहे हो। आप अपने बेसिक पे का लगभग 33% तक, 1/3 तक हम जो है इसके अंदर इंसेंटिव बना सकते हैं, बहुत अच्छा इंसेंटिव लोगों का बन जाता है। ऐसी इसी तरह रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी बहुत अच्छी पोस्ट है, जिन लोगों का रिसर्च में ज्यादा इंटरेस्ट है, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, इन चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट है, वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट को चूज कर सकते हैं। यहाँ पे जो नए नए डिज़ाइन है रेलवे के अंदर यूज हो रहे हैं,
नई नई टेक्नोलॉजी है, इन सब के ऊपर काम होता है और ये बहुत इंटरेस्टिंग पोस्ट है। आप इस चीज़ को भी चूज कर सकते हो और यहाँ पर भी आपकी क्या रहने वाली है, फिक्स टाइमिंग रहने वाली है। प्रोडक्शन यूनिट के अंदर आपकी 24 आवर्स की जॉब होती है, मतलब 24 आवर्स जॉब का मतलब है कि आपकी शिफ्ट चेंज होती रहती है। कभी मॉर्निंग शिफ्ट लग रही है, कभी इवनिंग शिफ्ट लग रही है, कभी आफ्टरनून शिफ्ट लग रही है, ठीक है। तो आई होप ये चारों का आपको छोटा छोटा ओवरव्यू समझ आ गया होगा। अब आपको जो पोस्ट रखनी है, इन चारों को ही सबसे ऊपर रखना है। आप उसमें चाहे आप डिजाइन ड्राइंग ऊपर रखो, वर्कशॉप, मैंने जिस तरह से लिखा है मैं इसी तरह से रखूंगा। डिजाइन ड्राइंग को पहले पे, दूसरे पे, तीसरे पे और चौथे पे। क्लियर हुआ? सबसे पहले तो हमें कौन सी रखनी थी, DMS रखनी है, ठीक है। अभी लास्ट में और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। उसके बाद इन चारों में से ये चारों पोस्ट रखनी है, ठीक है। उसके बाद देखो ये प्रोडक्शन यूनिट का मैंने कुछ लगा दिया है चार्ट की, प्रोडक्शन यूनिट कहाँ कहाँ पर है। प्रोडक्शन यूनिट करता क्या है, ये लगभग आपके जो कोचेस हो गए या इंजन हो गए या रोलिंग स्टॉक हो गया, ठीक है, इन सब की मैन्युफैक्चरिंग करता है। मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो है रेलवे के, वो सब प्रोडक्शन यूनिट में आते हैं, ठीक है। जैसे इंटीग्रल कोच फैक्ट्री हो गया या रेल कोच फैक्ट्री हो गया, इस तरह से रेल व्हील प्लांट हो गया, ये सब जो है हमारे क्या है, प्रोडक्शन यूनिट से। अब देखो, ये तो कॉमन डिपार्टमेंट मैंने आपको बता दिए। इसके अलावा अगर इलेक्ट्रिकल की बात करें तो जो कोर इलेक्ट्रिकल के डिपार्टमेंट है, जहां पर सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड ही काम होगा, वो है जनरल सर्विसेज, TRS एंड EMU और TRD। TRS की फुल फॉर्म आपकी हो जाएगी ट्रैक्शन रोलिंग स्टॉक और TRD की फुल फॉर्म हो जाएगी ट्रैक्शन डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखो TRD क्या है, TRD के अंदर ट्रैक्शन डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कि जो स्टेट की जो इलेक्ट्रिसिटी कंपनी है, उससे हम सप्लाई ले रहे हैं हाई वोल्टेज पे, और मतलब उससे सप्लाई लेते हैं और उसका यूज करते हैं रेलवे के अंदर। और जो OHE है, ओवरहेड इक्विपमेंट, आपने देखा होगा जो पेंटोग्राफ होता है, जो रेल के ऊपर एक पेंटोग्राफ लगा होता है और वो ओवरहेड लाइन से जो है इलेक्ट्रिसिटी ले रहा होता है, तो वो सारी चीजें जो है आ जाती हैं, उनकी मेंटेनेंस जो आ जाती है इसके अंदर आ जाती है, ठीक है। पेंटोग्राफ की मेंटेनेंस या ओवरहेड कंडक्टिंग इक्विपमेंट्स जो है, इन सब की जो मेंटेनेंस है वो TRD के अंदर आती है। TRS के अंदर क्या होता है, ट्रैक्शन रोलिंग स्टॉक, ठीक है, या EMU इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट। इसके अंदर जो हमारे लोकोमोटिव हो गए, ठीक है, इंजन हो गए, या EMU इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट, MEMU मेमू मल्टीपल इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट, डेमू डीजल इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट, इन सब की जो है मेंटेनेंस आ जाती है, ठीक है। इसके अंदर इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड जो भी मेंटेनेंस होगी वो इसके अंदर आ जाएगी। और जनरल सर्विसेज की अगर बात करें तो जनरल सर्विसेज के अंदर क्या है कि हम हाई पावर पे जो है वोल्टेज वो पावर ले रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी जो स्टेट इलेक्ट्रिसिटी कंपनी से जो हम पावर ले रहे हैं वो हाई वोल्टेज पे ले रहे हैं, और उसका फिर हम डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं या उसकी मेंटेनेंस कर रहे हैं। डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट को उसको सेंड कर रहे हैं, क्वार्टर हो गए, स्टेशन हो गए, प्लेटफॉर्म हो गए, पंप हाउस हो गए, सिग्नल एंड टेलीकॉम डिपार्टमेंट हो गया, कई सारी चीजें हैं रेलवे के अंदर, उनके अंदर हम लो वोल्टेज पे लाके इसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। एक तरीके से यहाँ पे हम इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो जो है वो सबका सब इसके अंदर आ जाएगा। क्लियर हुआ? इसके अलावा ट्रेन के अंदर जो लाइटिंग हो गई या उसकी एयर कंडीशनिंग हो गई, जो भी इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड सब चीजें हैं वो सब जनरल सर्विसेज में आएंगी। तो बेसिकली आपको बस ये ध्यान रखना है, इन तीनों के अंदर कोर इलेक्ट्रिकल का वर्क है, जो आपने इलेक्ट्रिकल पढ़ी है वही सब इसके अंदर यूज होगी। इसके बाद आती है बात हमारी कोर मैकेनिकल डिपार्टमेंट। इसके अंदर आता है कैरिज एंड वैगन, डीजल सेट, पावर, ठीक है। कैरिज एंड वैगन जो होता है, इसको जो मोस्टली जो जॉब होती है वो ओपन लाइन पे होती है, ठीक है, मतलब लाइन के ऊपर इसकी पोस्ट होती है। इसके अंदर क्या होता है, आपको जो वैगन और कैरिज है, मतलब मालगाड़ी के डिब्बे और पैसेंजर गाड़ी के जो डिब्बे होते हैं, उनकी मेंटेनेंस का मेन काम होता है इसके अंदर, ठीक है। क्लियर हुआ? उनकी मेंटेनेंस का मेन काम होता है, और उसकी जो कोचिस है उसकी क्लीनिंग आपकी जिम्मेदारी होती है, उसकी उसकी गाड़ी की सेफ रनिंग, उसका इंस्पेक्शन, उसकी शेड्यूल मेंटेनेंस, ये सब चीजें आती है कैरिज एंड वैगन में। थोड़ी सी हेक्टिक जॉब है लेकिन अच्छी जॉब है, इसमें आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। इसके अंदर आपके सामने रोज नए नए चैलेंजेस आएंगे, ठीक है। वर्कशॉप वगैरह के अंदर क्या है, चैलेंजेस इतने नहीं होते हैं, एक ही तरह का काम होता है, लेकिन इसके अंदर आपके पास नए नए चैलेंजेस आएंगे। और अच्छी जॉब है, 24 आवर्स की जॉब है। आपकी शिफ्ट चेंज होती रहती है, कभी नाइट लग रही है, कभी डे में लग रही है, ठीक है। अगर नाइट शिफ्ट लगती है तो आपको नाइट अलाउंस भी मिलता है। डीजल साइड के अंदर आ जाता है आपके जो फ्यूल सेक्शन हो गया, इसके अंदर बहुत सारे सेक्शन आ जाते हैं डीजल साइड के अंदर, ठीक है। फ्यूल सेक्शन हो गया या मैकेनिकल से रिलेटेड जो भी काम हो गया, मेंटेनेंस हो गई। देखो क्या होता है, मेंटेनेंस जो होती है हमारी डेली बेस पे भी होती है, 15 दिन पे भी होती है, 1 महीने पे भी होती है, 4 महीने पे भी होती है, 6 महीने पे भी होती है, 1 साल पे भी होती है, ठीक है। तो बहुत तरह की मेंटेनेंस होती है इसके अंदर, तो मेंटेनेंस का काम भी आता है डीजल साइड के अंदर। और यहाँ पर भी अच्छा है, अच्छी जॉब है, यहाँ पे फिक्स्ड आपकी जो है टाइमिंग लगभग रहती है। पावर के अंदर क्या है, पावर के अंदर आपका
जैसे क्रू क्रू का मैन डीजल लोको का जो डीजल शेड जो है उसके अंदर जो क्रू मैनेजमेंट है वो आ गया आपका। डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड जो चीजें हैं जैसे एआरटी होती है, एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन, उन सब की जो मैनेजमेंट है वो आ गई। फ्यूलिंग सेक्शन भी इसके अंदर आ जाता है। और जो आपके रिजर्वर बॉयलर्स ये सब जो है उनका इंस्पेक्शन, इनका मेंटेनेंस, ये सब आ जाता है। लगभग एक तरह से छोटा मोटा देखा जाए तो ऊपर नीचे करके सारी चीजें लगभग सेम सी होती है, ठीक है। मैकेनिकल डिपार्टमेंट में जाओगे तो मैकेनिकल से रिलेटेड सारा काम रहेगा, और इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में जाओगे तो इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड सारा काम रहेगा। कोड इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट में टेलीकम्युनिकेशन और सिग्नल आ गए, दोनों के दोनों जो है आपकी सिग्नलिंग व्यवस्था जो है रेलवे की उससे रिलेटेड है। यहाँ पे बहुत हेक्टिक काम होता है, लेकिन यहाँ पर ये फायदा है कि आपको यहाँ पे ट्रैवलिंग अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है, ठीक है। वो आपका काफी ज्यादा बन जाता है यहाँ पे ट्रांसपोर्ट अलाउंस। पर यहाँ पे थोड़ी सी हेक्टिक जॉब आपकी रहती है सिग्नल के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर। और ये हमारा आ गया सिविल के डिपार्टमेंट, जिसके अंदर जो कोड सिविल के डिपार्टमेंट है वो पीवे एंड ब्रिजर ट्रैक मशीन है। क्लियर हुआ। ट्रैक मशीन बहुत ही बेकार जॉब मानी जाती है, लेकिन इसके अंदर आपके अलाउंस जो है, आपको एक ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है, वो आपका बहुत ज्यादा बन जाता है। इसके अंदर सैलरी बाकी डिपार्टमेंट के जेई से बहुत ज्यादा बनती है। तो सैलरी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसके अंदर जा सकते हैं। अब मेन मुद्दा आता है हमारा जो है हमारी पोस्ट प्रेफरेंस, ठीक है। तो प्रेफरेंस अगर आप देखोगे तो मैंने आपको क्या बोला कि पहली प्रेफरेंस आपको डीएमएस को ही देनी है, डिपोर्ट मटेरियल सुपरिटेंडेंट, ठीक है। बहुत अच्छी पोस्ट है, इसमें अगर लग गया तो बढ़िया ही मजे मजे है, ठीक है। उसके बाद आपको इन 4 डिपार्टमेंट में से, अभी 4 डिपार्टमेंट आपके किसी के भी हो सकते हैं, इलेक्ट्रिकल के भी, मैकेनिकल के भी, इलेक्ट्रॉनिक्स के भी और सिविल के भी। अब देखो इलेक्ट्रिकल वाला बंदा मैकेनिकल के लिए भी एलिजिबल है और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए भी। तो वो 4 डिपार्टमेंट जो है पहले इलेक्ट्रिकल के भी भर सकता है, फिर मैकेनिकल के भी भर सकता है, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स के भी भर सकता है। उसके बाद अपने कोर इलेक्ट्रिकल के डिपार्टमेंट में आएगा वो, ठीक है। समझ आया क्या बोला मैंने? पहले इन चारों को जो इलेक्ट्रिकल के डिपार्टमेंट है वो भर लिए, फिर मैकेनिकल वाले भर लिए, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स वाले भर लिए। और अगर आप चाहते हो सिर्फ इलेक्ट्रिकल के ही पहले भरना है, सिर्फ इलेक्ट्रिकल के भर के फिर इलेक्ट्रिकल की जो कोर ब्रांचेस हैं, कोर जो इसके डिपार्टमेंट है उनको फिल कर दो, वो आपके ऊपर, ठीक है। लेकिन पहले इन चारों पोस्ट को ही रखना है। उसके बाद कोर इलेक्ट्रिकल, अब जो इलेक्ट्रिकल का बंदा है तो उसका इंटरेस्ट ज्यादा इलेक्ट्रिकल की चीजों में ही होगा, तो फिर उसके बाद कोर इलेक्ट्रिकल पोस्ट को भरना है। उसमें सबसे अच्छी पोस्ट मानी जाती है जनरल सर्विसेज की, फिर टीआरडी, फिर टीआरएस। अब उसके बाद हमारी मैकेनिकल की, अब इलेक्ट्रिकल का बंदा जो है वो मैकेनिकल के लिए भी एलिजिबल है, तो मैकेनिकल की पोस्ट भी आपको फिल करनी है। जहां जहां पर आप एलिजिबल हो सारी पोस्ट फिल करनी है। अब मैकेनिकल में पहले आप फिल करोगे डीजल सेड, फिर कैरेज एंड वैगन। अब मैकेनिकल के बाद आपको जो कोर इलेक्ट्रॉनिक्स की पोस्ट है उनको भी फिल करना है। तो कोर इलेक्ट्रॉनिक्स में कौन कौन सी आ गई? टेलीकम्युनिकेशन और सिग्नल, ये फिल करनी है। और फिर ट्रैक मशीन को लास्ट में डालना है। तो इलेक्ट्रिकल वालों की जो पोस्ट प्रेफरेंस है वो मोटी मोटी ये होनी चाहिए। आप अपने एंड पे भी रिसर्च करके थोड़ा सा इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं, लेकिन ये बेस्ट मैंने आपको पोस्ट प्रेफरेंस बताई है। उसी तरह से आप मैकेनिकल में जाओगे तो पहली डीएमएस रखनी है, फिर मैकेनिकल की चारों यही वाली जो मैंने बताई आपको कॉमन डिपार्टमेंट है, ड्राइंग, वर्कशॉप, रिसर्च एंड प्रोडक्शन, ठीक है। इनको भर सकते हो। इनमें से अगर आपको कोई मिला तो मैकेनिकल से रिलेटेड काम इनमें मिल जाएगा। अब इसी के बाद आप इलेक्ट्रिकल में भी एलिजिबल हो तो इलेक्ट्रिकल की भी इन चारों सेक्शन को पहले यहाँ पे फिल कर सकते हो, ठीक है। तो आपको इन चारों में से जो डिपार्टमेंट मिलेगा वो उसमें इलेक्ट्रिकल का काम मिलेगा। और अगर आप चाहते हो सिर्फ मैकेनिकल का ही करना है तो आप उनको बाद में रख देना, पहले मैकेनिकल की सारी पोस्ट रख देना। इसके बाद डीजल सेड, उसके बाद कैरेज वैगन, ठीक है। उसके बाद आप इलेक्ट्रिकल की ये चारों पोस्ट रख सकते हैं यहाँ पर। और फिर आपका इलेक्ट्रिकल की कोर पोस्ट हो गई जनरल सर्विसेज, टीआरडी, टीआरएस, ट्रैक मशीन। मैकेनिकल के बच्चे जो है इलेक्ट्रॉनिक्स में एलिजिबल नहीं होते, इसलिए मैंने यहाँ पे टेलीकम्युनिकेशन और सिग्नल को यहाँ पे नहीं डाला है। टेलीकम्युनिकेशन और सिग्नल को मैंने यहाँ पर नहीं डाला है। क्लियर हुआ मैकेनिकल की आपकी पोस्ट प्रेफरेंस क्या रहने वाली है। बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स की। इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर भी वही है कि डीएमएस की पोस्ट भरनी है, फिर ड्राइंग, इन चारों डिपार्टमेंट की भरनी है। फिर इलेक्ट्रॉनिक्स की कोर आ गई, टेलीकम्युनिकेशन और सिग्नल। और फिर उसके बाद आप यहाँ पे नीचे इलेक्ट्रिकल की भी भर सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स के बच्चे जो है इलेक्ट्रिकल में भी एलिजिबल है, ठीक है। तो यहाँ पर आप इलेक्ट्रिकल की ये वाली पोस्ट भर सकते हैं। कौन कौन सी? जनरल सर्विसेज, टीआरडी एंड टीआरएस। जनरल सर्विसेज, टीआरडी एंड टीआरएस। क्लियर हुआ। और फिर सिविल के अंदर, सिविल की मेरे को इतनी नॉलेज है नहीं तो, पर जो आपकी पोस्ट प्रेफरेंस रहनी चाहिए वो इसी तरह से रहनी चाहिए। पहली डीएमएस, फिर वही 4 सेक्शन इसी के अंदर बेस्ट होती है, 4। उसके बाद सिर्फ 2 ही डिपार्टमेंट बच गए सिविल के, पीवे, यहाँ पे ट्रैक मशीन नहीं आएगा, ट्रैक मशीन इसके अंदर है ही नहीं, ठीक है। पीवे और ब्रिज, तो सिर्फ एक डिपार्टमेंट बच गया, उसको लास्ट में रख दो। तो सिविल की भी इजी हो गई काफी ज्यादा। बाकी अब एक पोस्ट और आपकी बचती है केमिकल एंड मेटलर्जिकल असिस्टेंट, सीएमए की। इसके अंदर आपको बीएससी चाहिए फिजिक्स और केमिस्ट्री के अंदर, ठीक है। तो आई होप आपका पोस्ट रेफरेंस अब जो है काफी इजी हो गया होगा। इस वीडियो को ध्यान से देख लेना। मे बी मैं ठीक से इसको रिप्रेजेंट ना कर पाया हूं, पर
अगर आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा, समझने की कोशिश करी, तो यकीन मानो कि आपकी पोस्ट प्रेफरेंस गलत नहीं होगी और एक अच्छी पोस्ट प्रेफरेंस आप फिल कर पाओगे। इसके ऊपर काफ़ी मैंने रिसर्च करी है, सुबह से लेके बैठा हुआ हूँ मैं, कुछ ना कुछ इसके बारे में पढ़े जा रहा हूँ, हर डिपार्टमेंट का कौन सी प्रेफ़रेंस ऊपर रखनी चाहिए ताकि आप एक अच्छी पोस्ट प्रेफ़रेंस को फ़िल कर सकें। क्लियर हुआ? इसके अलावा मैं आपको अपनी पोस्ट प्रेफ़रेंस भी दिखा देता हूँ। देखो मैंने अपनी पोस्ट प्रेफ़रेंस जो रखी थी, उस टाइम हमें कोई आइडिया ही नहीं था, कैसे फ़िल करनी है। ना किसी न को यूट्यूब पे अच्छी वो पोस्ट मिली थी हमको, मतलब कोई वीडियो मिली थी जिसने हमको गाइड किया हो, तो हमने अपने अकॉर्डिंग भर दिया। हमने क्या करा, मैं इलेक्ट्रिकल ब्रांच से था, तो सारी इलेक्ट्रिकल की पोस्ट को ऊपर डाल दिया रैंडमली। फिर मैकेनिकल की जिसके अंदर एलिजिबल थे वो सब डाल दी। फिर एसएनटी की जो एलिजिबल थे वो सब डाल दी। ठीक है। अब देखो यहाँ पे देखो जनरल सर्विसेज, देखो ये दिखाता हूँ मैं आपको। एक ये रही वर्कशॉप की पोस्ट को मैंने नीचे रख रखा है, किससे, कैरिज एंड वैगन से। और मेरे को कौन सी मिली थी, कैरिज एंड वैगन। जबकि मैंने आपको बताया कि वर्कशॉप की पोस्ट को ऊपर रखना है, और मेरे को वर्कशॉप की पोस्ट को मैंने नीचे रख रखा है यहाँ पे, क्योंकि पता ही नहीं था, कुछ ऐसे ही कर रहे थे। मेरे को ये 15 नंबर पोस्ट जो है कैरिज एंड वैगन ये मिली हुई है मैकेनिकल डिपार्टमेंट में। और मेरी बीटेक जो थी वो इलेक्ट्रिकल से थी, मैकेनिकल डिपार्टमेंट में मेरा सिलेक्शन हुआ है कैरिज एंड वैगन में। ठीक है, ओपन लाइन में। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, सारी चीजें मैंने आपको बता दी है। नेक्स्ट वीडियो में आपको अपना स्कोर भी दिखाऊंगा। ठीक है, आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे मैथ्स बाय रवि सर, और टेलीग्राम पे अनलर्निंग पाठशाला। मैं इस अनलर्निंग पाठशाला जो टेलीग्राम चैनल है, मैं इसके ऊपर सारी चीजें शेयर करता रहूंगा। इस पीडीएफ को भी मैं, जो मैंने यहाँ पे आपको पूरी पीपीटी दिखाई है, इसकी पीडीएफ बनाकर भी मैं अनलर्निंग पाठशाला जो टेलीग्राम चैनल है उस पर मैं आपको शेयर कर दूंगा। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। और मैथ्स बाय रवि सर आप इंस्टाग्राम आईडी है, मुझसे पर्सनली कुछ भी पूछ सकते हैं अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, आई होप आपकी पोस्ट प्रेफरेंस को लेकर अब जितने भी डाउट्स हैं वो सब क्लियर हो गए होंगे, और अब आप अपने लिए एक अच्छी सी पोस्ट प्रेफरेंस बनाकर अपना फॉर्म फिल कर पाओगे। पोस्ट प्रेफरेंस की वीडियो को अच्छे से देख लेना, कुछ समझ नहीं आया दोबारा देख लेना। उसके बाद अपना जोन चूज करो, किस जोन के लिए आप भर रहे हो, उस जोन में देखो कौन कौन सी पोस्ट है, और जैसे जैसे मैंने बताई है वैसे वैसे उठा के उसमें रख दो। जैसे मैंने पहले नंबर पे बताई है आपको कौन सी, डिजाइन एंड ड्राइंग। तो मान लो आपने कोई जोन सिलेक्ट किया चंडीगढ़, अब उसके अंदर डिजाइन एंड ड्राइंग की 2 या 2 से ज्यादा पोस्टें हैं, तो उनको एक एक करके डिजाइन की सारी पोस्ट को पहले उठा के डाल दो। ठीक है, उसके बाद अपनी वर्कशॉप की डाल दो, फिर आर&डी की डाल दो, फिर प्रोडक्शन यूनिट की डाल दो। ऐसे भी डिपार्टमेंट है जिसमें तीनों एक साथ हैं, जैसे डिजाइन एंड ड्राइंग एक साथ, डिजाइन एंड ड्राइंग, प्रोडक्शन यूनिट, वर्कशॉप एक साथ, इस तरह से कंबाइन कर रखी है, तो उनको आप इनके बाद डाल दो। ठीक है, क्लियर हुआ? पोस्ट प्रेफरेंस को लेके कोई भी डाउट अगर आपका अभी भी आ रहा है, वैसे तो आप आना नहीं चाहिए, तो मैं देखो पर्सनली तो सबके लिए नहीं कर सकता, लेकिन अगर आप चाहते हो फिर भी मैं आपकी पर्सनली हेल्प करूं, पोस्ट प्रेफरेंस के अंदर आपको आपकी परफेक्ट पोस्ट प्रेफरेंस चूज करके दूं, तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज करना, लेकिन मैं उसके लिए आपसे कुछ चार्जेस लूंगा। ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं, बहुत कम, क्योंकि उसके लिए मेरे को अलग से टाइम निकालना पड़ेगा, तो इतना बनता है। वैसे मेरे को नहीं लगता इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई डाउट आने वाला है। क्लियर? अब बात कर लेते हैं हम किसकी। देखो पहली चीज है, जोन को लेकर आप बहुत परेशान हो कि कौन से जोन से फिल करना है। तो देखो आप अपने घर के आसपास का जोन देखो जिसमें थोड़ी सी अच्छी खासी वैकेंसी हो। हम ये नहीं कह सकते कि जहाँ पे ज्यादा वैकेंसीज हैं वहां पे कट ऑफ कम जाएगी या ज्यादा जाएगी, या जहाँ पर कम वैकेंसी है वहां पर कट ऑफ ज्यादा ही जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है, हर पोस्ट की कट ऑफ अलग जाती है, किसी पोस्ट की कम भी जाती है, किसी पोस्ट की ज्यादा भी जाती है। तो आपको कट ऑफ को लेकर नहीं सोचना है, आपको बस ये लेके सोचना है कि आपके घर के आसपास कौन सा जोन पड़ेगा जहां से आपको मतलब घर से अप डाउन तो खैर नहीं कर पाओगे, दूसरे जोन में जाना ही पड़ेगा, लेकिन घर के पास रहेगा तो आप जल्दी जल्दी फ्रिक्वेंटली घर जा सकते हो। ठीक है, तो उस तरह का आपको जोन चूज करना है, और एवरेज मतलब उसके अंदर वैकेंसीज हो। मैं कोशिश करूंगा अगर मैं जोन के ऊपर वीडियो बना पाया तो कल या परसों में जोन के ऊपर वीडियो बनाऊंगा, पर उससे पहले मेरी कि आपको फॉर्म फिलिंग करके दिखानी है, उसके लिए मैं देखता हूँ कैसे वीडियो बनेगी। वीडियो का भी मैंने फॉर्म फिलिंग की बनाई नहीं है, उसके ऊपर काम करूंगा, और उसी के साथ में आपको जोन का भी बता दूंगा। ठीक है, तो जोन का आपको इस तरह से फिल करना, जोन की ज्यादा टेंशन ना लो। दूसरी जो सबसे बड़ी चीज एक लेटरल एंट्री वाला जो है, आपका बहुत ज्यादा डाउट आ रहा है कि सर हमारा लेटरल एंट्री है डिप्लोमा, तो वो एलिजिबल है नहीं। तो देखो लेटरल एंट्री अगर आपका 3 साल का है, वैसे तो मैंने जो बात करी है कुछ लोगों से पता किया है वो 3 साल का ही होता है, तो आप एलिजिबल हो। लेकिन अगर आपके सर्टिफिकेट पर कहीं भी लिखा है या उसकी टाइम जो ड्यूरेशन है वो 2 साल की दी हुई है, तो आप एलिजिबल नहीं हो। टाइम ड्यूरेशन आपके सर्टिफिकेट की 3 साल होनी चाहिए, कि आपने कब स्टार्ट करी और कब खत्म करी। आपका डिप्लोमा 3 साल का होना चाहिए। अगर 3 साल वैलिड है, 3 साल के लिए आपका डिप्लोमा वो हुआ है, तो आप फॉर्म को फिल कर सकते हो। ठीक है, फिर आता है सर्टिफिकेट का इशू। ये बहुत ज्यादा मतलब मेरे पास सवाल आए बच्चों के, खासकर रेलवे के फॉर्मेट को लेके, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का मेन रहता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर वैसे मैंने ज्यादातर देखा है ओबीसी का सर्टिफिकेट 1 साल जहां पर नोटिफिकेशन एंड हो रहा है उससे पिछले 1 साल तक अलाउ करते हैं, लेकिन यहाँ पर इन्होंने कुछ मेंशन नहीं किया है, तो मे बी ये 3 साल तक अलाउ कर सकते हैं, लेकिन उससे पुराना अगर आपका है तो बिल्कुल उसको रिन्यू करा ले। ठीक है,
और मैं तो ये कहूंगा कि अगर आपका रेलवे के फॉर्मेट में नहीं है तो उसको रिन्यू करवा ही लो। 10 से 15 दिन का टाइम लगेगा, ज्यादा टाइम नहीं लगता। अगर आपका 1 साल के अंदर का भी बना हुआ है, पिछले 3 साल के अंदर का ही बना हुआ है, और अगर आप नहीं भी करवाना चाहते हो तो देखो उसका मतलब मटेरियल जो लिखा हुआ है वो रेलवे के फॉर्मेट में लिखा हुआ है। जिस तरह से रेलवे का नोटिफिकेशन निकालो, उसमें ओबीसी का जो फॉर्मेट है वो देखो, उसमें जो चीजें लिखी हैं वो आपके सर्टिफिकेट में एज इट इज लिखी है तो ठीक है। अदरवाइज मैं कह रहा हूं उसको बनवा लो रेलवे के फॉर्मेट में, अदरवाइज वो आपको डीवी से 10 दिन 15 दिन का टाइम देके भगा देंगे कि दोबारा बनवा के लाओ। और उन 10 15 दिन में बनवाना बहुत मुश्किल हो जाता है, कई बार कुछ भी प्रॉब्लम आ सकती है। मेरा जो था वो रेलवे के फॉर्मेट में नहीं था। 10 दिसंबर 2020 को 19 को मेरा डीवी हुआ। उन्होंने मेरे को 10 दिन का टाइम दिया कि 20 दिसंबर को आपको रेलवे के फॉर्मेट में लेके आना है, अदरवाइज रिजेक्ट कर देंगे हम। अब मेरे पास 10 दिन का समय था, हमारे यहाँ का एसडीएम छुट्टी पे गया हुआ था 4 दिन की। तो मतलब मैं इतना परेशान हो गया था कि कैसे करूं। फिर वो छुट्टी पे से आया, मैंने किसी तरह से दलाल वलाल को पैसे दे करके अपना काम करवाया और बना। तो आप इस चीज से बच के रहें। अगर आपका रेलवे के फॉर्मेट में नहीं है कोई भी सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस का है चाहे ओबीसी, इनका मेन होता है, एससी एसटी का सब चल जाता है, ठीक है, तो उसको करवा लें। अब बिहार के बच्चों के बहुत सारे मैसेज आए कि सर हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ बिहार का बिहार ही लिखा हुआ है और उसी को बोल रहे हो सेंटर पे चल जाएगा। तो देखो सेंटर पे चल जाएगा अगर वो बोल रहे हैं तो ठीक है, लेकिन उसको रेलवे के फॉर्मेट में जरूर करवा लो। अभी मैं आपको स्क्रीन पे देखो यहाँ पर एक आपको दिखाता हूँ। मैं स्क्रीन के ऊपर देखो आपको एक बच्चे का दिखाता हूँ मैं, जो मेरे साथ ही है, अभी ट्रेनिंग कर रहा है और ये बिहार का ही है, बिहार का ही है। और देखो इसका मैंने जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो हाइड कर दी है। अब यहाँ पर देखो रेलवे का फॉर्मेट जो था उसने उसी का प्रिंट आउट निकाला और उसी के ऊपर जाकर के एसडीएम से साइन करवा लिए, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखोगे तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी लिखा हुआ है, सब कुछ यहाँ पर काम हो गया है। तो अगर आपका ये काम हो पा रहा है, इस फॉर्मेट को निकालो और उनको बोलो इसी के ऊपर साइन कर दें तो ठीक है। अगर नहीं करते हैं वो, तो उनसे बात कर लें कि सर ये वाला चल जाएगा नहीं चल जाएगा। अगर वो बोल रहे चल जाएगा तो फिर वो चल जाएगा, लेकिन उसको रेलवे के फॉर्मेट में जरूर करवा लें। इसके ऊपर साइन कर देंगे तो ठीक है, अदरवाइज इस मटेरियल को देखो और उस मटेरियल को देखो सेम लिखा हुआ है तो ठीक है। अदरवाइज उसको दोबारा बनवाया उससे, बेशक गवर्नमेंट ऑफ बिहार लिखा हुआ है लेकिन रेलवे के फॉर्मेट में लिखा है, इस चीज का खासकर ध्यान रखना, ठीक है। मेरा जो बना हुआ था वो रेलवे के फॉर्मेट में नहीं था, मेरे को दोबारा आके रेलवे के फॉर्मेट में उसको बनवाना पड़ा था। अब देखो क्या होता है, मोस्टली जो होते हैं दो होते हैं। जैसे मेरा एक गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली का भी बना हुआ है, लेकिन वो दिल्ली में ही चलता है, दिल्ली की कोई वैकेंसी होती है। और एक मेरा बना हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जिसको दिल्ली के अंदर ही बना है वो, लेकिन उसके ऊपर ऊपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा है कि वैलिड फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब वो सेंट्रल लेवल पे चल सकता है। तो मेरा वही वाला चला था, मेरा दिल्ली वाला वहां पर वैलिड नहीं था, सिर्फ वहां पे मेरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाला वैलिड था। लेकिन अगर आपका नहीं बन रहा है, गवर्नमेंट ऑफ बिहार ही लिखा हुआ है, तो जो चीजें मैंने बताई हैं आपको इस चीज को कर लो। और बाकी सब स्टेट्स के लिए मैं बोल रहा हूँ कि उसको रेलवे के फॉर्मेट में आप जरूर करवा लो, अदरवाइज बहुत प्रॉब्लम होगी। अभी बहुत टाइम है, 10 15 दिन का समय है। अगर आपका चाहे 1 साल पुराना है चाहे 3 साल पुराना है, उसको दोबारा से रिन्यू करवा लो, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। थोड़े बहुत पैसे भी देने पड़े तो दे लेना, ठीक है। वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी, अभी टाइम है। वो जल्दबाजी में काम करते हैं तो हमें पैसे देने पड़ते हैं, आपका काम हो जाएगा। इसको जरूर करवा ले रेलवे फॉर्मेट में। आई होप आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। इसके अलावा अगर कोई और डाउट आता है तो वो नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करूंगा। जैसे आपने पिछली वीडियो में प्यार दिखाया है, अपना इस वीडियो पे भी प्यार दिखाना है। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको अच्छे से गाइड कर सकूं और इस पूरी जर्नी में आपके साथ जुड़ा रहूं, आपके हर एक डाउट को पर्सनली मैं क्लियर करूं। तो जुड़े रहें मेरे साथ। इस वीडियो का भी एक टारगेट लेके चलेंगे। पिछली वीडियो पे 10,000 का व्यूज का टारगेट लिया था, उस पर 8,000 व्यूज लगभग हो चुके हैं, तो वो टारगेट लगभग कंप्लीट हो जाएगा। तो इस वीडियो का ही मैं 10,000 व्यूज का जो है टारगेट रखता हूँ और 1,000 की जगह 500 लाइक्स रखता हूँ। 1,000 लाइक्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं, 500 लाइक्स रखता हूँ। जो भी इस वीडियो को देख रहा है लाइक करके जरूर जाना। और इसके अलावा आपको इस वीडियो को जो भी आपके दोस्त आपके साथ तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर जरूर करना है, ताकि मेरा भी एक मोटिवेशन बना रहे आपको गाइड करने का। जितना ज्यादा आप लोग जुड़ोगे उतना ज्यादा मेरा मोटिवेशन भी बना रहेगा और मैं आपको भी मोटिवेट करता रहूंगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। पढ़ते रहिए, अपनी सेहत का ध्यान रखिए और इस बार इस एग्जाम को निकाल करके एक गवर्नमेंट जॉब अपने लिए सिक्योर कीजिए, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद।